नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। अनूप चौधरी ने अपने गैंग के साथ मिलकर कोई एक दो नहीं बल्कि 5 राज्यों के करीब 5000 लोगों के साथ कई सौ करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। आप भी जाने कि आखिर गैंग के सदस्य किस तरह लोगों को अपने जाल में फांसते थे। JKV मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जारी किए गए ब्रोशर और पैम्फलेट में ये दावा किया गया था कि वह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियमों के मुताबिक न केवल पैसा फिक्स या RD के जरिए निवेश करती है बल्कि LIC की तरह इंश्योरेंस की सेवा भी देती है। उनके निवेश किए गए पैसों का दूसरा लाभ उन्हें सोसाइटी द्वारा बनाए जाने वाले मकान का मिल सकता है। सोसाइटी का पहला साइन बोर्ड साल 2012 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित सहारा शॉपिंग सेंटर में लग चुका था, हालांकि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का पता वह नहीं था। बड़े बोर्ड पर बना लोगो LIC से मिलता जुलता बनाया गया था, ठीक उस जैसा ही। फर्क सिर्फ इतना था कि 2 हथेलियों से सुरक्षा देने वाले दीपक की जगह मकान की झलक देने वाली रेखांकन में बनाई तस्वीर की थी। उस डिजाइन के साथ मल्टीस्टेट लिख दिया गया था। इसके जरिए कंपनी का मकसद ये बताने की कोशिश थी कि वह मकान के लिए निवेश का काम करती है और बदले में रकम दोगुनी तिगुनी भी कर देती है। सोसाइटी का जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इंटरनेट मीडिया, छोटे बड़े होर्डिंग, हैंडबिल पोस्टर, स्थानीय अखबारों में विज्ञापन और खबरों आदि से लेकर जस्ट डायल तक में सोसाइटी को प्रचारित कर दिया गया। इसी क्रम में एजेंट नियुक्त कर दिए गए और छोटे छोटे शहरों में ब्रांच ऑफिस खोल दिए गए। साल 2014 में ही उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित काशीपुर में भी एक ब्रांच खोली गई। उसमें स्थानीय व्यक्ति सलेम अहमद को डायरेक्टर बना दिया गया। अहमद ने कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक स्थानीय लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। उसके प्रचार प्रसार के तरीके, वाकपटुता, इलाके में पहचान और कम समय में ही रकम दोगुनी होने के वादे से RD और फिक्स डिपॉजिट स्कीम परवान चने लगी। कुछ ही दिनों में गांव के 400 लोगों से कंपनी में 1 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हो गए। इससे मिली कमीशन की मोटी रकम से सलीम की लाइफस्टाइल बदल गई। वह बड़ी गाड़ी में घूमने लगा, शानो शौकत की जिंदगी गुजारने लगा। कुछ निवेशकों ने 5 साल पूरे होने पर अहमद से पॉलिसी का भुगतान मांगा। संयोग से उन दिनों कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के हालात बनने लगे थे। निवेशक जब अपनी पॉलिसी के भुगतान के लिए अहमद पर दबाव बनाने लगे तब उसने निर्धारित समय पर भुगतान का आश्वासन देते हुए उनके पॉलिसी बोर्ड जमा करवा लिए। लॉकडाउन के नियमों के तहत सोसाइटी के ऑफिस में भी ताला लगा दिया गया और फिर अहमद से भी निवेशकों का संपर्क टूट गया। इन 5 सालों में सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पांव फैला लिए थे। इन राज्यों के तमाम छोटे बड़े शहरों में अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया था। सभी जगह सोसाइटी ने दूसरे बैंकों से अधिक ब्याज देने और जमा रकम की एवज में मकान दिए जाने का वादा किया था। इसका लोगों पर जबरदस्त असर हुआ और सोसाइटी के एजेंटों के निवेश करवाने में सफलता मिलती चली गई। इस तरह निवेशकों की संख्या हजारों में हो गई। उन्हीं में एक निवेशक नरेश भी था जिसने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में संचालित सोसाइटी की ब्रांच में अच्छी खासी रकम जमा की थी। उसने भी पॉलिसी के पैसे की मांग की। सोसाइटी के ब्रांच से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस बारे में उसने ब्रांच के कई चक्कर लगाए, सोसाइटी के कई अधिकारियों से मुलाकात की। जब हर जगह शिकायत अनसुनी हो गई तब उसने प्रिंट मीडिया को मेल लिखकर अपनी पीड़ा सुनाई और सोसाइटी द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की। नरेश ने अपने बारे में बताया कि उसने अलग अलग तारीखों में कुल 11,92,428 रुपए जमा किए थे, जिनमें 5 वर्षों के लिए RD में 31,428 रुपए, 3 वर्षों के लिए FD में 3,70,000 रुपए और 5.5 वर्षों के लिए FD में 7,91,000 रुपए जमा किए थे। नरेश के सामने समस्या तब पैदा हो गई जब उसने अपनी पॉलिसी के मैच्योर यानी परिपक्वता की रकम लेने के लिए आवेदन किया। सोसाइटी द्वारा उसके आवेदन को अनसुना कर दिया गया। इस पर भी बात बनती नजर नहीं आई। तब नरेश ने गुन्नौर थाने में IPC की धारा 420 के तहत सोसाइटी के अधिकारियों खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इस रिपोर्ट और विभिन्न लिखित शिकायतों का असर इतना भर हुआ
कि सोसाइटी ने उसके कुछ पैसे वापस किए। इसके बाद भी मोटी रकम बची रही। इसी के साथ नरेश ने मेल में अपना पूरा पता नरेश पाल सिंह पुत्र स्व चक्खन लाल और फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड TCL टाउनशिप बबराला निवासी बताया। नरेश पाल की इस शिकायत पर गुन्नौर थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने भादमवी की धारा 420, 468 और 120B के तहत सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी सूचना संभल के तत्कालीन SPR M भारद्वाज को दे दी। इस शिकायत को भारद्वाज ने गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। एक तरफ सोसाइटी के खिलाफ शिकायतों की जांच होने लगी तो दूसरी तरफ मीडिया में भी पीड़ितों की शिकायतों की खबरें प्रसारित होने लगीं। इसका असर सोसाइटी के दूसरे शहरों में खुली शाखाओं पर भी हुआ। वहां पॉलिसी मैच्योर होने पर निवेशकों की कतार लगने लगी। लोग अपना पैसा वापस मांगने लगे, जबकि ब्रांच के अधिकारी उनसे जैसे तैसे कर अपना पिन छुड़ाने की कोशिश करते। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी सैकड़ों निवेशकों की पॉलिसी मैच्योर हो चुकी थी। वे लोग भी सोसाइटी की ब्रांच का चक्कर काट रहे थे। मार्च 2020 में हल्द्वानी स्थित सोसाइटी का कार्यालय बंद हो चुका था। कारण कोरोना का लॉकडाउन बताया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी ब्रांच ऑफिस नहीं खुला था। उस ब्रांच में साल 2014 से निवेश का काम शुरू हो गया था, जो 2015 में तेजी से बढ़ गया था। साल 2017 में कुछ निवेशकों की जमा अवधि पूरी होने पर भुगतान समय पर हो गया, किंतु 2018 में सैकड़ों निवेशकों की जमा राशि वापस नहीं मिल पाए। साल 2020 आते आते भुगतान मांगने वाले निवेशकों की संख्या काफी बढ़ गई। ब्रांच में उनका तांता लग गया। वे गुहार करने लगे और ब्रांच मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। हल्द्वानी के कुछ निवेशकों ने 27 अप्रैल 2022 को कोतवाली में सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत करवाने वाले निवेशक वार्ड नंबर 15 निवासी थे विनय कुमार राठौर, हेमंत अधिकारी, नीलम अधिकारी, नूतन बिष्ट, चंद्रकला, राधा और शिल्पी। हल्द्वानी कोतवाल ने इस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। इस क्रम में लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाठक, बागेश मिश्र, D.C. मिश्रा, प्रबल कौशिक, अनूप चौधरी, शिवानी गुप्ता, हाफिज सलीम, हाजी अली मोहम्मद और अर्चना पाठक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये सभी सोसाइटी के डायरेक्टर और मैनेजर थे। सोसाइटी के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि एक अन्य मुकदमा उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जतनगर थाने में दर्ज किया गया। शिकायत करने वाले मोहम्मद सलीम ने भी सोसाइटी से जुड़े 11 लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। उन पर निवेश के नाम पर पैसे दोगुना करने और उतनी ही रकम का प्लॉट देने का झांसा दिया। इस झांसे में आने वाले बरेली के कई लोग थे। इन आरोपियों में भी ज्ञानेश पाठक और सलीम अहमद थे। इनके अलावा अनूप कुमार चौधरी, समीर कुमार श्रीवास्तव, शिवकांत त्रिपाठी, प्रबल कौशिक, विनोद कुमार, विकास नाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह, दिनेश चंद्र शर्मा और आशुतोष थे। इन पर लगे ठगी के आरोप के बाद ब्रांच में ताला लग गया और वे फरार हो गए। इस बारे में मोहम्मद सलीम ने पुलिस को बताया कि जब वह कंपनी के ऑफिस गए तब उनकी कई और पीड़ितों से मुलाकात हुई। उनमें मोहम्मद इरफान, वल्लभ पे बड़ी ई की मात्रा छोटा ओ आधा दाय दीन, मनोज कुमार, चोखेलाल, सुरेंद्र सिंह रावत, मोहम्मद मुश्ताक समेत सैकड़ों लोग थे। इनकी शिकायत से पहले एक ही गांव के 400 लोगों ने सोसाइटी पर 1 अगस्त 2022 को भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मुरादाबाद जिले के मलकपुर गांव के लोगों ने जिला मुख्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी शिकायत पर मुरादाबाद के SSP हेमंत कुटियाल ने दिलारी पुलिस को मामले की जांच सौंपी। सोसाइटी के खिलाफ कई शिकायतों में उत्तराखंड पुलिस को पहली सफलता तब मिली जब वहां के DGP ने प्रदेश में ठगी और जालसाजी के बढ़ते मामले को लेकर एक विशेष अभियान चलाया। जगह जगह छापेमारी की जाने लगी। राज्य के सभी पुलिस थाने इस मामले को लेकर सतर्क हो गए। 6 मई 2023 को खटीमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सलीम अहमद को काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया। वह काफी समय से फरार चल रहा था। सलीम पर क्षेत्र के 956 लोगों से ठगी कर 1,27,00,000 रुपए वसूलने का मुकदमा दर्ज किया गया। उससे पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह सोसाइटी द्वारा जालसाजी के खिलाफ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई थी। उसके बाद जल्द ही दूसरे आरोपी सचिन कुमार द्विवेदी का नंबर आ गया। वह खटीमा ब्रांच में प्रधान लेखाकार था। पुलिस की विशेष जांच टीम ने उसे 31 अगस्त 2023 को बिजनौर के शारदा नगर से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 23 दिसंबर 2021 को ही महिपाल गिरी द्वारा नौगांवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से वह फरार चल रहा था, जबकि उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था।
आरोपियों में एक नाम अनूप चौधरी का भी था। उसके बारे में निवेशकों ने तरह तरह के किस्से सुन रखे थे, जैसे वह कंपनी का एक वीआईपी अधिकारी था, उसे सुरक्षा में सरकारी गनर मिला हुआ था, इसके लिए उसने खुद को रेल मंत्रालय का सलाहकार सदस्य बताया था। अनूप चौधरी की गिरफ्तारी एसटीएफ द्वारा 25 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उस पर कंपनी की जालसाजी में शामिल होने से लेकर कई फर्जी प्रोटोकॉल की धौंस दिखाने का भी आरोप लगाया गया। वह मीडिया में खुद को बीजेपी नेता बनकर इंटरव्यू देता था, जबकि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 10 से अधिक मामले दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से तब हुई जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रमों में लगा हुआ था। एसटीएफ को मिली सूचना के अनुसार वह पीएम कार्यक्रमों के नाम पर लोगों से सरकारी काम करवाने के नाम पर पैसे की उगाही करता था। इसी दरमियान उसके बारे में ये सूचना मिली थी वह खुद को रेल मंत्रालय का सलाहकार समिति का सदस्य बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। इसके लिए उसने अपने लिए बाकायदा एक विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी नियुक्त कर रखा है। उसे गाजियाबाद पुलिस से एक गनर मिला हुआ था। उसके खिलाफ एसटीएफ के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा 25 अक्टूबर 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उस पर तथाकथित वीआईपी नेता बनकर प्रोटोकॉल हासिल करने का आरोप लगा था। उसने एक पत्र भेजकर अयोध्या सर्किट हाउस बुक किया था। इसकी सूचना एसटीएफ को मिल गई थी। उसके वहां पहुंचते ही एसटीएफ की टीम ने अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस के पास खड़ी सफेद स्कॉर्पियो के ड्राइवर से पूछताछ की। उसने अपना नाम अनूप चौधरी बताया। धौंस के साथ वह खुद को क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर रेलवे एवं भारतीय खाद्य निगम लखनऊ का सदस्य बताया। उससे जब सदस्य होने के नाते उसके अधिकार क्षेत्र और गाड़ी के कागजात की बात की गई, तब उनका जवाब देने में लखड़ा गया और पुलिस की गिरफ्त में आने से नहीं बच पाया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। उसने खुद को पिलखुआ निवासी बताया। उसने अपने सारे कारनामों का भेद परत दर परत खोल दिया। उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने वाहन चालक का फर्जी आधार कार्ड बनवाया और गाजियाबाद से गनर पवन कुमार को अपने साथ ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि अपने फर्जी ओएसडी श्रीनिवास नारला के माध्यम से प्रोटोकॉल हासिल किया था। इसके लिए उसने कई फर्जीवाड़े कर सरकारी प्रारूप पर पत्र और ईमेल अधिकारियों को भिजवाए थे। सरकारी अधिकारी को एक कंपनी बनाकर अयोध्या समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए घुमाने का झांसा दिया था। चौधरी के इस कबूलनामे के बाद यूपीएसटीएफ ने अयोध्या के कैंट थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, कुटचाल चलने और साजिश रचने की धाराओं का मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही उसके पास से वाहन, 5 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 3 चेकबुक, विभिन्न बैंकों के 20 चेक, 3 आधार कार्ड और 2200 रुपये कैश जमा बरामद कर लिए। उसने अपना मौजूदा पता गाजियाबाद में वैशाली अपार्टमेंट का बताया, जबकि उसके साथ वाहन चालक फिरोज आलम ऊधम सिंह नगर का रहने वाला था। दोनों पर 5 फरवरी 2024 को अयोध्या पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। कई केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और विभागों का सदस्य होने का सबूत देने वाले अनूप चौधरी के खिलाफ दर्ज कई मामलों में सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा जयपुर की भी थी। यह एफआईआर एक्सपोर्ट कारोबारी राकेश कुमार खंडेलवाल ने दर्ज करवाई थी, जिसमें बिजनेस के लिए 3% सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए लोन दिलवाने का वादा किया था। इस एवज में 6% सर्विस चार्ज और 1% एडवांस कमीशन के रूप में मांगा गया था। बात बनने के बाद अनूप को 25 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करवा दिए गए थे। इसके बाद खंडेलवाल ने 58 लाख रुपए दिए थे। इतनी रकम चुकाने के बावजूद अनूप चौधरी ने लोन नहीं दिलाया। कंपनी से जुड़े अनूप चौधरी की गिरफ्तारी भले ही एक बड़े फर्जीवाड़े की थी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर आशुतोष चतुर्वेदी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया था। वह भी एक इनामी आरोपी था, जिसके खिलाफ रिपोर्ट नैनीताल में दर्ज की गई थी। उस पर भादमवी की धाराएं 420, 406, 120 भी लगाई गई थी। उसकी गिरफ्तारी 25 जून 2024 को उत्तराखंड की एसटीएफ द्वारा संभव हो पाई थी, जो सीओआर बी चमोला के द्वारा इंस्पेक्टर एम.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित की गई थी। काशीपुर में वार्ड नंबर 4 के मूल निवासी आशुतोष चतुर्वेदी को एसटीएफ ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया था। उस पर संगठित अपराध की शिकायत थी, जिसने अंतर्राज्यीय फ्रॉड किया था। इस तरह से पुलिस की कार्रवाई के क्रम में मास्टरमाइंड ज्ञानेश पाठक भी निशाने पर था। उस पर बरेली से 25,000 और उत्तराखंड से 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसी ने कुल 5 राज्यों में सोसाइटी का कारोबार फैलाया था। सोसाइटी के खिलाफ पुलिस की छानबीन और दर्ज रिपोर्टों से 5,000 लोगों के साथ 250 करोड़ से अधिक की रकम ठगी का एक बड़ा मामला सामने आ चुका था।
इस मामले में 5 राज्यों की पुलिस उसे 5 सालों से तलाश रही थी। जून 2024 में यूपीएसटीएफ को उसके मुंबई में होने का सुराग मिला था। पुलिस वहां गई, वो वहां से जा चुका था। उसकी गिरफ्तारी नागपुर के हलकेश्वर इलाके में घेराबंदी के बाद 11 जुलाई को हो पाए। उसका नागपुर कोर्ट से 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड लिया गया। पुलिस टीम उसी रात उसे बरेली के किला थाने ले आई, जहां अगले रोज 12 जुलाई को किला थाने में पुलिस ने अपने मुकदमों के सिलसिले में ज्ञानेश से पूछताछ की। उसके बारे में बताया जाता है कि वह पुलिस को चकमा देने में माहिर था, ठगी करने वालों का एक तरह से सरदार था। एसटीएफ के अनुसार उस पर कई शहरों सिद्धार्थनगर, हाथरस, बरेली, बाराबंकी, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, एटा, आगरा, बस्ती, संभल और मुरादाबाद जिले के थानों के अलावा उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, राजस्थान के करावली, गोमानपुरा, मध्य प्रदेश के अमाहिया, मुरैना, जबलपुर समेत कई अन्य जिले में कुल 39 केस दर्ज थे। एसटीएफ इंस्पेक्टर जे.पी. राय ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने धोखाधड़ी की पूरी कहानी बयां की। ज्ञानेश ने बताया कि उसने वर्ष 2012 में अपने 8 साथियों के साथ मिलकर जेकेवी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और जेकेवी रियल एस्टेट डेवलपर लिमिटेड का पंजीकरण कराया था। इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय लखनऊ में खोला गया था, जिसका अध्यक्ष ज्ञानेश बना था। इसके बाद वह अपने सहयोगियों के साथ धन दोगुना करने का झांसा देकर आम लोगों से पैसा जमा करवाने लगा। धीरे धीरे कर उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में सोसाइटी की 100 से अधिक शाखाएं खोल लीं। वर्ष 2018-19 में उसने सोसाइटी में पैसा जमा करने वाले लोगों को करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया, लेकिन बाकी रकम का गबन कर लिया। पैसा मांगने वालों को सोसाइटी से जुड़े लोग झूठा आश्वासन देते रहे, लेकिन किसी का पैसा वापस नहीं मिला। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने अलग अलग पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई तो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ज्ञानेश यूपी छोड़कर महाराष्ट्र भाग गया था। उसके बारे में एसटीएफ को सुराग मिलने पर एसआई रणेंद्र कुमार सिंह, सिपाही अमित शर्मा, संतोष कुमार, किशन व अखंड प्रताप की टीम मुंबई भेजी गई। ज्ञानेश ने बताया कि उसने वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। फिर वह यमुना पार के कुछ लोगों के संपर्क में आया और सोसाइटी बनाकर धोखाधड़ी शुरू कर दी थी। उसके आकर्षक ब्याज और मकान देने के बिछाए जाल में गरीब, मध्य, अमीर सभी वर्ग के लोग फंसते चले गए। उन्होंने अच्छा खासा निवेश कर दिया। कुछ सालों में ही उसने एक गिरोह बना लिया। उसकी गिरफ्तारी के कुछ सदस्य पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके थे। पुलिस को ज्ञानेश के मोबाइल से उसके कई साथियों की जानकारी मिली। इज्जतनगर के परतापुर चौधरी निवासी सलीम ज्ञानेश पाठक का खास गुर्गा बना हुआ था। पुलिस को उसकी तलाश जारी थी। करीब 250 करोड़ के इस फ्रॉड में शामिल ज्ञानेश के अन्य साथी मुरादाबाद निवासी मोहम्मद सलीम, लखनऊ के प्रबल कौशिक, विकासनाथ, दिल्ली के मनीष कौशल, काशीपुर के रविंद्र चौहान और गाजियाबाद के बागेश मिश्रा को भी एसटीएफ कथा लिखने तक तलाश रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।